तो चलिए दोस्तों चलते हैं आगे और देख लेते हैं इस पहले एडिटोरियल को जो कि बात करता है पार्टिकुलरली आज के टाइम में युद्ध जो है मिसाइलों तक सीमित नहीं रह गया है। अब ये युद्ध आगे बढ़ रहा है, आगे इस रूप में बढ़ रहा है कि सामने वाला कंट्री परमाणु हथियार तैयार ना कर सके, मेरे पास में बस हथियार रहे हो गया। इसके अलावा यदि वो कहीं पर परमाणु हथियार तैयार करने की कोशिश कर रहा है तो उसको उड़ा दिया जाता है। इस प्रकार से वॉर अभी चेंजेस हमको देखने को मिला है। मतलब ये जो एडिटोरियल लिखा गया है ये बताता है कि दुनिया एक थर्ड न्यूक्लियर एज में प्रवेश कर चुकी है, जो पहले के दो परमाणु युगों से कहीं ज़्यादा मैसियर है मतलब अव्यवस्थित है और अनप्रिडिक्टेबल है। यह आर्टिकल बताता है कि कैसे करके परमाणु हथियार न्यूक्लियर वीपन्स और उनकी डिटरेंस एक बार फिर से इंटरनेशनल रिलेशन के केंद्र में आ चुकी है। इससे जुड़े जो खतरे हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया, जो कि एक खतरनाक एग्जाम्पल है। इस आर्टिकल की शुरुआत इजराइल के द्वारा ईरान पर किए गए हमले से होती है। ये हमला देखा जाए ईरान के न्यूक्लियर थ्रेट का जवाब देने के लिए किया गया था। कुल मिलाकर के इनडायरेक्टली अमेरिका यही चाहता है और वो काम इजराइल के हाथों हो रहा है, मतलब हाथ जो है अमेरिका का कह सकते हैं। लेखक का कहना है कि ये कार्यवाही डिप्लोमेटिक नॉर्म्स का उल्लंघन करती है, इंटरनेशनल कानून को खतरे में डालती है, साथ ही साथ न्यूक्लियर नॉन प्रोलाइफरेशन ट्रीटी के खिलाफ भी है। तो जो एनपीटी है, परमाणु अप्रसार संधि, इसका उद्देश्य है बातचीत और ट्रीटी के माध्यम से परमाणु हथियारों के प्रसार को कंट्रोल करना है। लेकिन यहाँ पर तो सामने वाली टीम के ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि हथियार छोड़ दो या तो फिर हमारी बात मान लो। तो किसी भी मेजर पावर ने इजराइल के इस कदम की आलोचना नहीं करी है। दिक्कत ये है, ये एक खतरनाक संकेत है कि परमाणु शक्ति वाले देश मनमानी कर सकते हैं, जो कि अभी हमको हाल फिलहाल में देखने को मिला है। देखा जाए अभी तक जो न्यूक्लियर वीपन्स है इसको हम 3 एज में बांट सकते हैं, 3 युग में बांटते हैं। द फर्स्ट न्यूक्लियर एज, कोल्ड वार बाइपोलर फियर, शीत युद्ध का द्विपक्षीय डर हमको समाया था। अब कोल्ड वार के टाइम पीरियड का जो युग था, जब अमेरिका और रसिया के बीच म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन का सिद्धांत हावी था। ठीक है कि तुम्हारे पास जो हथियार है उनको ख़त्म कर दो, हमारे पास जो हथियार है हम उनको ख़त्म कर देते हैं। दोनों देशों के पास जबकि भारी संख्या में परमाणु हथियार थे और वे हमेशा हाई अलर्ट पर रखते थे। इस युग में नॉन प्रोलाइफरेशन ट्रीटी पर बातचीत हुई और अमेरिका और रसिया ने अपने परमाणु हथियारों को कम करने के लिए बायलैटरल आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी किया था। इसके बाद न्यू स्टार्ट ट्रीटी आती है, जो कि परमाणु वारहेड की संख्या को कहता है कि आप कम करिए। ये फरवरी 2026 में ख़त्म हो जाएगी और इसके विस्तार या फिर नई संधि के लिए अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है। ये भी एक चिंता का विषय है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सेकंड न्यूक्लियर एज की। ठीक है, अब ये जो सेकंड न्यूक्लियर एज है, एन एज ऑफ फॉल्स ऑप्टिमिज्म, मतलब झूठे ही झूठे वादे यहाँ पर करे जाते हैं। ये शीत युद्ध के बाद का टाइम पीरियड था जब ये माना जाता था कि परमाणु हथियारों को बैकग्राउंड में ढकेला जा सकता है और टोटल न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट हासिल किया जा सकता है। मतलब परमाणु हथियार कोई भी मत बनाओ, कोई भी मत रखो। साथ ही साथ जो परमाणु परीक्षण हैं इसके ऊपर भी बैन लगाया जाए। साथ ही साथ जो फिजिल बैन ट्रीटी है इसकी बातचीत हुई ताकि नई परमाणु शक्तियों को और हम रोक सकें। भारत और पाकिस्तान के परमाणु परीक्षणों ने भी इस विचार को ज़्यादा नहीं बदला कि परमाणु हथियारों का यूज़ खतरनाक है। ये हम नहीं सोचते, इसलिए तो हम लोग भी टेस्ट कर डाले। अब बात करते हैं इस युग में ग्लोबल जीरो जैसी महत्वाकांक्षी घोषणाएं करी जाती हैं, मतलब परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया होनी चाहिए। हालांकि एनपीटी के अनिश्चित काल तक विस्तार ने 5 परमाणु शक्ति वाले देशों की स्थिति को मजबूत कर दिया था। और जो हम कह रहे थे कि
परमाणु हथियार ख़त्म करो, नष्ट करो, इसकी दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है। अब राइटर के अनुसार ये जो एज ऑफ साइनिज्म है, मतलब एकदम निंदनीय युग कह सकते हैं, क्योंकि परमाणु शक्ति वाले देशों ने अपने हथियारों का मॉडर्नाइजेशन किया। अमेरिका ने 1.5 से लेकर के $2 ट्रिलियन के मॉडर्नाइजेशन के कार्यक्रम की शुरुआत करी, और चाइना का परमाणु जो आर्सेनाल है, जखीरा है, शस्त्रागार है, सबसे तेज के साथ में बढ़ा है। अब बात कर लेते हैं हम थर्ड परमाणु एज की। ठीक है, ए मेजियर एज, अनिश्चितता और बढ़ता खतरा, जिस युग में आज हम जी रहे हैं। राइटर का कहना है कि अब हम ऐसे तीसरे परमाणु युग में चल रहे हैं जहां पर परमाणु हथियारों का महत्व अभी फिर से बढ़ चुका है। ये पहले के युग की तुलना में और भी ज़्यादा अव्यवस्थित है, अनप्रिडिक्टेबल है, क्योंकि ग्लोबल ऑर्डर में बदलाव आ रहे हैं। अमेरिका को पछाड़ने वाला है चाइना। चीन अपने परमाणु शस्त्रागार को, जो न्यूक्लियर आर्सेनल है, इसको ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर को आकार देने के लिए स्ट्रेटजिक काउंटर बैलेंस तैयार कर रहा है। मतलब अमेरिका के पास 10 है तो मेरे पास 15 होना चाहिए। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप हट गए पीछे। इससे नेटो के जो यूरोपीय सहयोगी हैं, रसिया को रोकने के लिए फ्रांस और ब्रिटेन की ओर देख रहे हैं। मतलब यूरोपियन जो कंट्री है उनको डर था कि कहीं रसिया हमारे ऊपर अटैक ना कर दे, लेकिन अमेरिका भी अब हमारा साथ नहीं दे रहा है, तो अब वो लोग फ्रांस और ब्रिटेन की तरफ ताक रहे हैं, और फ्रांस भी अपने पुराने ठिकानों का आधुनिकीकरण में लगा हुआ है। वहीं बात कर लें रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर परमाणु हथियारों के यूज़ की धमकी दी है, जिससे पता चल जाता है कि ठीक है, परमाणु हथियारों का उपयोग स्थिति को बदलने के लिए किया जा रहा है, चेंज द स्टेटस क्यो, ना केवल इसलिए कि हम इसको बनाए रखें। उन्होंने 2022 में कुछ परमाणु उपयोग पर भी विचार किया था। राइटर का कहना है कि अगर इस परमाणु युग में ग्लोबल रीअलाइनमेंट और पोटेंशियल इनस्टेबिलिटी के टाइम यदि निवारण पर सोच बदल जाती है, ठीक है, तो बोल रहा है कि हम जो है सेल्फ इन्फ्लिक्टेड न्यूक्लियर इनसिक्योरिटी में घुस जाएंगे। हिरोशिमा के बाद से परमाणु निवारण इस बात पर आधारित रहा था कि परमाणु हथियार अंतिम उपाय है। जब तक आपके पास दूसरा उपाय है, दूसरा हथियार है, आप परमाणु हथियार नहीं चलाएंगे, ऐसा यहाँ पर बोला जाता है। नेक्स्ट वाले एडिटोरियल की तरफ चलते हैं दोस्तों और देख लेते हैं इस आर्टिकल को। तो ये जो आर्टिकल यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, ये पार्टिकुलरली पेंशन रिफॉर्म से जुड़ा हुआ है। जब से हमारे देश में पुरानी जो पेंशन स्कीम चालू हुई है, सब लगभग सब लोग पेंशन का नाम ही नहीं लेते हैं, भूल ही गए हैं कि पेंशन कोई नाम की चीज़ हुआ करती थी। क्योंकि पहले जो पेंशन मिलती थी वाकई में वो पेंशन मिल रही थी, और उससे आप बिना किसी के सहारे आप अपनी लाइफ आगे बढ़ा सकते थे। आज के समय में सब कुछ भी नहीं है, बस बेवकूफ़ बनाने वाली पेंशन की स्कीम चल रही है। जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी, ये इसको हम बोल सकते हैं डिफाइंड बेनिफिट स्कीम। जैसे मेरा रिटायरमेंट होने वाला है, मुझे 60,000 सैलरी मिल रही है, तो मुझे 30,000 पेंशन मिलेगी हर महीने में। मतलब पहले से ही डिफाइन हो जाता था, पहले कितनी मिलेगी ये पहले से तय हो जाता है। नई जो पेंशन स्कीम ऐसी है, इसको आप बोलेंगे डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम। कितना आप कंट्रीब्यूशन दे रहे हो, अपनी सैलरी से कटवाते जाओ और वही पैसा फिर आप पाओगे पेंशन के रूप में। इसमें आप कितना योगदान कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट करने के बाद कितना रिटर्न मिलेगा, ये चीज़ बाद में ही आपको पता चलेगी, अभी अपन कुछ नहीं बोल सकते हैं। वहीं कर्मचारी के कंट्रीब्यूशन की जब हम बात करते हैं, तो पहले की जो पुरानी स्कीम थी ना, सैलरी में से कुछ भी डिडक्शन नहीं होता था।
अब नई जो स्कीम आ गई, सरकार हमारी सैलरी से काट के हमको ही पेंशन के रूप में पैसा देती, जबकि ब्याज खुद खाती है। कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और डीए का 10%, कहीं कहीं कुछ कुछ मामले में 14% जो है एनपीएस खाते में काटा जा रहा है। इसके बाद बात करें सरकारी खजाने की, तो पेंशन का भुगतान सीधे सरकारी खजाने से दिया जाता था, लेकिन यहाँ पर पेंशन का भुगतान शेयर मार्केट और अन्य जगह जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है उसमें जो कमाई कर रही सरकार, इस पर बेस्ड रहता है। सरकार भी कर्मचारी के बराबर या फिर ज़्यादा योगदान करती है। बात करें हमको गारंटी है कि नहीं पेंशन की, रिटायरमेंट के समय, ठीक है, लास्ट ड्रॉन सैलरी का लगभग 50% आपको मिलना ही है पेंशन में, पुरानी पेंशन कहती थी। लेकिन इसमें निश्चित पेंशन से की कोई गारंटी नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस पर बेस्ड होती है। अब सीधे चलते हैं आर्टिकल की तरफ। पेंशन एक ऐसी फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है जो व्यक्ति को उसकी रिटायरमेंट के बाद इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और डिग्निटी के साथ ज़िंदगी जीने के लिए मदद करती है। जब हम काम करना छोड़ देते हैं हमारी इनकम बंद हो जाती है, लेकिन खर्चा बढ़ते ही जाता है, जैसे गोली दवाई का खर्चा, साथ ही साथ खाने पीने का खर्चा, रह रहे हैं उसका खर्चा, बिजली का बिल, दुनिया भर के बिल बढ़ते जाते हैं। ऐसी कंडीशन में पेंशन एक सेफ्टी नेट बन जाती है, लेकिन भारत में पेंशन व्यवस्था अभी बहुत कमज़ोर है। इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के अनुसार भारत में पेंशन एसेट सिर्फ जीडीपी के 17% के बराबर ही है, जबकि डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये 80% तक है। तो आप सोच लीजिए भारत कहाँ है और दुनिया कहाँ है। इसके अलावा भारत की सिर्फ 12% वर्कफोर्स ही फॉर्मल पेंशन स्कीम से जुड़ी हुई है, बाकी सब लोग जो है आज ही कमा रहे हैं, आज ही खा रहे हैं, कल के बारे में कुछ सोचना नहीं है। बात करते हैं इनफॉर्मल सेक्टर की, अनदेखी सरकार कैसे करती है। भारत में ज़्यादातर कामकाज जो हो रहा है वो इनफॉर्मल सेक्टर में हो रहा है, जिनको ना पेंशन मिल रही है, ना रिटायरमेंट के बाद पीएफ मिलेगा, ना तो दुर्घटना का है, ना तो हॉस्पिटल का कुछ का खर्चा नहीं मिलता है। कुछ डेटा आए हैं जिससे पता चलता है ये क्षेत्र भारत के जीडीपी का आधे से ज़्यादा हिस्सा पैदा कर रहा है और लगभग 85% कामगार यहीं पर लगे हुए हैं, लेकिन इनको कोई पेंशन नहीं मिल रही है। वर्तमान में इनके लिए मात्र 2 योजना चल रही है, एक तो एनपीएस है और दूसरा है अटल पेंशन योजना। ये भी वॉलंटरी हैं। वॉलंटरी इसलिए रखा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे बाहर हो जाएं। अब जाहिर सी बात, एक मज़दूर व्यक्ति कमा रहा है 300 रुपया, 250 रुपया, उसमें से अब वो कैसे करके आखिर महीने के लिए, मंथली पेंशन के लिए अपनी कटौती कर पाएगा। इनका लाभ बहुत कम लोग उठा पा रहे हैं, जैसे कि 2024 में इन स्कीम्स को अपनाने वालों की संख्या देश की कुल जनसंख्या का मात्र 5% थी। अब जब भारत गिग इकोनॉमी और डिजिटल कामकाज की तरफ आगे बढ़ते जा रहा है, तो ऐसे में पेंशन के बिना ये वर्कर लोग आने वाले समय में आर्थिक संकट का सामना करने वाले हैं। इस चीज़ से हमें बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2050 तक भारत का ओल्ड एज डिपेंडेंसी रेशो 30% पहुँच जाएगा, मतलब हर 3 में से एक व्यक्ति बुढ़ा हो जाएगा। अगर भारत को 2047 तक डेवलप्ड नेशन के रूप में आगे बढ़ना है, तो हमें आज ही बुजुर्गों की वित्तीय सुरक्षा की दिशा में कदम उठाने की ज़रूरत है। बात करते हैं ऐसे कौन कौन से रीजन है जिसके चलते चलते पेंशन कवरेज नहीं हो पा रहा है। तो पहले नंबर में आ जाता है विस्तार की क्षमता। भारत की पेंशन योजनाएं कई तरह की और बिखरी हुई हैं। सरकारी कर्मचारी एक स्कीम में है, सरकारी कर्मचारियों की स्कीम अलग है, प्राइवेट कंपनी के लिए अलग स्कीम चल रही है, साथ ही साथ पीएसयू के लिए अलग है और इनफॉर्मल के लिए अलग है। इनफॉर्मल के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इसको भी सरकार ने क्या कर दी है, स्वैच्छिक कर दी है। मतलब पूरी व्यवस्था फ्रेगमेंटेड है और सभी को कवर इसमें बहुत कठिन हो जाता है। दूसरी तरफ जापान में 20 से 59 के सभी नागरिकों के लिए एक मैंडेटरी फ्लैट रेट कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम है,
चाहे किसान है, चाहे स्वरोजगार में लगा व्यक्ति, चाहे वो कर्मचारी। इसी प्रकार न्यूजीलैंड में 65 से ऊपर के नागरिकों के लिए एक यूनिवर्सल फ्लैट पेंशन है जो सबको मिलती है। बात करते हैं जागरूकता की कमी की। भारत में फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत कम है। पेंशन के बारे में ज़्यादा कोई सोचता ही नहीं है, इसलिए इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर लोग ये चीज़ हासिल नहीं कर पाते हैं। दूसरे देश को देख लो, ऑस्ट्रेलिया, इसकी स्कूली शिक्षा में ही सुपरनुएशन प्लानिंग शामिल है, शुरू से ही पेंशन के बारे में पढ़ा रहे हैं। नीदरलैंड में सालाना पेंशन राइट्स की जानकारी दी जाती है। यूके में ऑप्ट आउट पेंशन स्कीम है, मतलब हर कर्मचारी को अपने आप योजना में शामिल कर लिया जाता है, वो जब तक वो खुद मना करेगा तभी कैंसिल होगा। नाइजीरिया ने डिजिटल पेंशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश किया है ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुंच बढ़ाई जा सके। बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी एंड लिक्विडिटी की। पेंशन फंड की वित्तीय हालत मजबूत होनी चाहिए ताकि भविष्य में जब लोगों को पैसे चाहिए ना, तो आपकी जेब में पैसा हो। 2024 के मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत को सिर्फ 44% का स्कोर मिला था, मतलब हमारी पेंशन प्रणाली अभी भी पिछड़ी हुई है। चाइना जैसे देश इस समय अपने पब्लिक पेंशन सिस्टम को बनाए रखने के लिए प्राइवेट पेंशन फंड पर निर्भर हो रहे हैं। नीदरलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया भी पब्लिक और प्राइवेट दोनों स्रोतों से फंड तैयार करते हैं। बात करते हैं समाधान की। 3 स्तरीय प्रणाली यहाँ पर लाना जरूरी है। टायर 1 की बात करें, बेसिक मैंडेटरी पेंशन आएगी इसमें, जो हर नागरिक को न्यूनतम स्तर की पेंशन देगी, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में काम करे। ये एक फ्लैट रेट कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम हो सकती है। सेकंड नंबर में ऑक्यूपेशनल पेंशन, जिसमें नौकरी देने वाला और कर्मचारी दोनों योगदान करेंगे। ये तो अनिवार्य हो या फिर ऑप्ट आउट बेसिस पर हो। वॉलंटरी पेंशन सेविंग तीसरे नंबर में आती है, जिसमें लोग खुद अपनी बचत करते हैं, सरकार उनको टैक्स इंसेंटिव्स देती है और ये योजनाएं मार्केट लिंक रिटर्न देती हैं ताकि रिटायरमेंट के बाद सैलरी का एक और स्रोत बन जाए। कुछ और भी सुधार हैं जो किए जा सकते हैं, क्या क्या है इसमें देख लेते हैं। डिजिटल इनरोलमेंट प्लेटफार्म होने चाहिए जहां पर लोग आसानी से रजिस्ट्रेशन करेंगे। हर साल सभी लोगों को उनके पेंशन एंटाइटलमेंट की जानकारी देना है। स्कूल और कॉलेज लेवल पर फाइनेंशियल जागरूकता बढ़ाना है। पेंशन फंड पर कड़ी इन्वेस्टमेंट रेगुलेशन हो, ओवरसाइट हो, ताकि पैसा सुरक्षित हो सके। कंक्लूज़न में हम ये बोल सकते हैं, बात यदि हम करते हैं पेंशन स्कीम की, ठीक है, तो भारत एक डेमोग्राफिक शिफ्ट से गुजर रहा। अभी हमारे देश में युवा लोग ज़्यादा हैं, आने वाले टाइम में बुजुर्गों की संख्या लगातार बढ़ेगी। अगर हम अभी से एक इंक्लूसिव और यूनिफाइड पेंशन सिस्टम नहीं लाते हैं तो भविष्य में करोड़ों बुजुर्गों को ओल्ड एज गरीबी का सामना करना पड़ेगा। मतलब हमें ऐसी पेंशन नीति की ज़रूरत है जो न सिर्फ सरकारी कर्मचारी को शामिल करती है, इनफॉर्मल सेक्टर, गिग इकोनॉमी एंड रोजी रोटी कमाने वाले सेल्फ बिजनेस वाले लोगों को भी शामिल करें। एक ऐसा ढांचा जो कि अनिवार्य, आसान, डिजिटल और टिकाऊ रहे। मतलब टाइम आ गया है कि भारत अपने पेंशन सिस्टम को फिर से डिजाइन करेगा ताकि रिटायरमेंट के बाद हर नागरिक को सम्मान और सुरक्षा मिल सके। न्यूज़ वाले आर्टिकल की तरफ यदि हम जाएं दोस्तों, तो अभी हाल फिलहाल में बोन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2025 न्यूज़ में रहा है। इसको यहाँ पर हम समझते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी भी देख लेते हैं। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए, ये जो बोन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है, इसकी शुरुआत हो चुकी है 16 जून से जर्मनी में। देखा जाए इसमें 5000 से भी ज़्यादा डेलीगेट लोग पार्टिसिपेट किए ताकि रिव्यू किया जा सके क्लाइमेट एग्रीमेंट को एंड सेट किया जा सके टेक्निकल एजेंडा को COP29 के लिए। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने की जरूरत, तो ये जो कॉन्फ्रेंस होता है इसकी मीटिंग हर साल होती है। एनुअल मिड ईयर कॉन्फ्रेंस होता है अंडर द UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि फोकस करता है साइंटिस्ट, टेक्निकल
एंड इम्प्लीमेंटेशन एस्पेक्ट ऑफ क्लाइमेट नेगोशिएशंस। क्लाइमेट नेगोशिएशन के लिए जो कुछ भी कदम उठाए गए हैं, ठीक है, उसके ऊपर वैज्ञानिक तौर से, टेक्निकल तौर से एंड जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके एस्पेक्ट के ऊपर ये चर्चा करता है। बात करते हैं इसकी शुरुआत कब हुई, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1995 में, जब UNFCCC 1992 को लागू किया गया था। बात करते हैं इसका आयोजन कौन करता है, तो इसे UNFCCC सेक्रेटरीट के द्वारा आयोजित किया जाता है। इसका मुख्यालय भी बॉन, जर्मनी में ही है। अब इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या होता है? COP सम्मेलनों की तैयारी करना। साल के अंत में जो सबसे बड़ा सम्मेलन होता है, जैसे कि 2025 में COP29 होगा, उसकी टेक्निकल और पॉलिटिकल नींव यहीं पर तैयार करी जाती है। इसके अलावा पुरानी जलवायु संधियों की भी यहाँ पर समीक्षा हमको देखने को मिलती है। विज्ञान और नीति का तालमेल यहाँ पर बिठाया जाता है। जलवायु परिवर्तन पर IPCC की साइंटिस्ट रिपोर्ट को पॉलिसी मेकर तक पहुंचाया जाता है। साथ ही साथ जो गरीब देश हैं, इनको जलवायु से निपटने के लिए पैसा और टेक्नोलॉजी कैसे देना है, इसके ऊपर यहाँ बातचीत होती है। इसमें सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं, सरकार, NGO, साइंटिस्ट, उद्योग, नागरिक समाज, आदिवासी समुदाय, सब लोग। इसके स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो इसमें 2 स्थायी बॉडीज़ हैं। एक है SBI, मतलब सब्सिडरी बॉडी फॉर इम्प्लीमेंटेशन। ये देखता है कि जो समझौते हमने किए हैं तो वो ज़मीनी लेवल पर हम उसको कैसे करके लागू रखें, इसीलिए तो इसको इम्प्लीमेंटेशन बॉडी कहते हैं। सेकंड वाली जो बॉडी है, ये जो सलाह मिल रही है, वैज्ञानिक और टेक्निकल सलाह, उसको पॉलिसी में चेंज किया जाता है, इसीलिए इसको साइंस पॉलिसी ब्रिज बोलते हैं। 2025 की जो थीम रखी गई थी वो क्या थी? ग्लोबल गोल ऑन एडाप्टेशन। ग्लोबल गोल एडाप्टेशन को पहली बार पेरिस एग्रीमेंट 2015 में शामिल किया गया था। मतलब जलवायु परिवर्तन से प्रभावित देशों को मेजरेबल एंड इक्विटेबल तरीके से एडाप्टेशन की सुविधा मिले। ऐसा नहीं है कि हम लोग तो बिजली, पेट्रोल डीजल से इलेक्ट्रिक में आ गए हैं, गरीब देशों को बोल रहे हैं कि आप भी इलेक्ट्रिक में आइए, और अभी इलेक्ट्रिक कार की कीमत कितनी ज़्यादा है वो आप खुद सोच सकते हैं। अगली वाली जो न्यूज़ यहाँ पर हम डिस्कस करना है, ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस से जुड़ी हुई है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए, द फर्स्ट असेंबली ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। अभी हाल फिलहाल में इस इंस्टीट्यूशन की बैठक होती है, पहली असेंबली बैठक होती है न्यू दिल्ली में। इसकी अध्यक्षता की गई थी एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव की तरफ से, हु आल्सो इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ IBCA, ठीक है, जिसको IBCA के प्रेसिडेंट के तौर पर इलेक्टेड किया गया है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बेसिक बैकग्राउंड की। IBCA एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव है जिसे भारत ने 2024 में चालू किया था। इसका मकसद है कि दुनिया की 7 बड़ी जो बिल्ली की प्रजाति हैं, बिग कैट स्पीसीज़ है, उसको कैसे करके हम कंजर्व करें, सब देशों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना। लॉन्चिंग की बात करें तो इसको हमने लॉन्च किए थे मार्च 2024 में प्रोजेक्ट टाइगर की 50वें नंबर की वर्षगांठ के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा करी थी। बात करते हैं इसके समन्वय की, तो भारत का नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इसको ऑपरेट करता है और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में ये आता है। इसमें जो 7 बिग कैट शामिल हैं, टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, ठीक है, चीता एंड जगुआर है। 4 ये और 3 ये हैं। इसके उद्देश्य की बात करें तो सभी देशों के बीच में ग्लोबल कोलैबोरेशन को बढ़ावा देना। जो देश सफल हो गए हैं वो देश दूसरे देशों को सलाह देंगे। इसमें फाइनेंशियल, टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज का एक साझा पूल बनाया जाएगा। एक ही देश इसमें रुपए पैसे नहीं लगाएगा। डेटा शेयरिंग, ट्रेनिंग एंड फंडिंग की कमी को दूर करना। इसके अलावा टाइगर के इलाकों में स्थानीय लोगों की लाइवलीहुड और क्लाइमेट रेजिलियंस को बढ़ावा देना। मेंबरशिप की बात करें तो
95 रेंज कंट्रीज़ हैं इससे जुड़े सकते हैं जहां बिग कैट्स पाई जाती हैं। 25 देशों ने सितंबर 2025 तक इसमें भागीदारी करी, जैसे कि बांग्लादेश, नाइजीरिया, पेरू, इक्वाडोर। सभी यूएन सदस्य इसके सदस्य बन सकते हैं एक नॉट वर्बल के माध्यम से। ये काम कैसे करता है? सबसे पहले तो शेयर्ड कंजर्वेशन रिपोजिटरी बनाता है जहां सदस्य देशों की बेस्ट प्रैक्टिसेस को इकट्ठा करते हैं। फिर ट्रेनिंग, वर्कशॉप एंड नॉलेज एक्सचेंज, पॉलिसी रिफॉर्म, साइंटिफिक रिसर्च, इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड एंड पोचिंग को रोकना। इसमें ठीक है, सब देश अपने देश की जो इंटेलिजेंस है उसको शेयर करते हैं कि कैसे करके हम इनको हैंडल कर रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन अपनाया जाता है जैसे कि जीपीएस ट्रैकिंग, एआई सर्विलांस, रिमोट सेंसिंग। एंड सबसे बड़ी बात होती है जो लोग जंगल में जानवरों के साथ रह रहे हैं उनकी रोजी रोटी प्रभावित नहीं होनी चाहिए। 2025 में क्या हुआ था, तो फर्स्ट जनरल असेंबली का आयोजन किया गया था नई दिल्ली में, जो कि एक हिस्टोरिकल कदम है। इसमें 9 देश ने भाग लिया था, जैसे भूटान, कंबोडिया, ठीक है, कजाकिस्तान। और आईबीसीए का जो परमानेंट मुख्यालय है भारत में ही रहेगा, ये निर्णय भी लिया गया था। फंडिंग की बात करते हैं तो भारत ने 150 करोड़ की राशि इस संस्था को देने का वादा किया है। इससे सेटअप, कोऑर्डिनेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग की शुरुआत हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट वाली जो न्यूज़ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ये नॉर्थोपेजिया लीव्स के फॉसिल हमको मिले हैं कहाँ पर, आसाम में। इससे रिलेटेड है तो भारत के बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंस के वैज्ञानिकों ने असम के मैकुम कोलफील्ड में 24 मिलियन साल पुराने नॉर्थोपेजिया पौधे के पत्तों के जीवाश्म खोजे हैं। ये नॉर्थोपेजिया जीनस का सबसे पुराना रिकॉर्ड है और ये प्राचीन क्लाइमेट और बायोडाइवर्सिटी में जो चेंजेस आया है उसको बताता है। बात करते हैं हम नॉर्थोपेजिया की, तो ये जो नॉर्थोपेजिया होता है इसकी पत्ती रियल में ये है, देखिए फ्लावरिंग प्लांट होता है जो कि एनाकार्डियाई फैमिली में आता है। इसमें कई सारे ट्रॉपिक ट्रीज आ जाते हैं जो कि औषधीय और पारिस्थितिकी रूप से, इकोलॉजिकल रूप से इम्पोर्टेंट है। बात करें ये कहाँ पाया जाता है, आजकल ये केवल वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है जो कि एक प्रमुख बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। जीवाश्म की जो खोज करी गई है कब और कहाँ हुई है ये भी हमारे काम की है। मैकुम कोलफील्ड तिनसुकिया जिला असम में पड़ता है और ये जो है 24 से 23 मिलियन साल पुरानी घटना है। फॉसिल की विशेषताओं की बात करें तो ये ब्रॉड लीव्स एंड रेटिकुलेट वेनेसन, मतलब जाल जैसी नसों वाली बनावट में ये पत्ती दिखाई देती है। ये संकेत करता है कि नॉर्थोपेजिया गर्म और आर्द्र जलवायु में उगते थे। आज की वेस्टर्न घाट की प्रजातियों से काफ़ी मिलते जुलते हैं, मतलब पुराने समय में ये पौधा पूर्वोत्तर भारत में भी पाया जाता था लेकिन अब नहीं पाया जाता। तो गायब क्यों हो गया? प्लेटों की हलचल के कारण भौगोलिक स्थिति बदल गई, हिमालय में उभार आया, जलवायु परिवर्तन हुआ, जैसे बारिश, तापमान और हवा। क्लाइमेट इनस्टेबिलिटी के कारण भी ऐसा हो सकता है। पूर्वोत्तर भारत का नॉर्थोपेजिया के लिए अनुकूल नहीं रहा और ये पौधा चला गया साउथ की तरफ। वेस्टर्न घाट में आज भी ये पेड़ जीवित हैं क्योंकि वहाँ की जलवायु स्टेबल एंड मॉइस्ट रही है। वहीं मैकुम कोलफील्ड की बात करें तो ये जगह असम के तिनसुकिया जिले में लोकेटेड है। डिब्रूगढ़ तिनसुकिया कोल बेल्ट का ये हिस्सा है। ये क्षेत्र टर्सरी पीरियड, मतलब 6.5 से 2.5 करोड़ साल पहले के फॉसिल रिकॉर्ड से भरपूर है। पीट बेस्ड कोल डिपॉजिट यहाँ पाए जाते हैं एंड पेलियोबोटनी प्राचीन पौधों का अध्ययन और जियोलॉजिकल ट्रांजिशन को समझने के लिए इम्पोर्टेंट है।